अगर आप सोचते हैं कि एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज का सॉल्यूशन देखकर टिक कर लिए और आप अपने स्कूल में जमा कर लिए, तो इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपका मकसद है कि एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज एक तरह से एक्सरसाइज करने के लिए, एक तरह से प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन पेपर है जो आपको नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में सक्सेस दिलाएगा। जो 12 नवंबर को होने वाला है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, उसमें आपको मदद करने वाला है। इसलिए आप किसी भी एमसीक्यू का आंसर को जब चूज़ कर रहे हैं तो सही से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं उसको पढ़िए, फिर आगे बढ़ते जाइए। तो आप सभी का इसकी स्टडी पॉइंट्स लिगुड़ी में स्वागत है और हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज ज्योग्राफी क्लास 10 को। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज ज्योग्राफी क्लास 10। आप अपनी स्क्रीन पर इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन को देख पाएंगे ताकि तुलना करने में आपको सहूलियत हो और क्लियरली आप समझ पाएँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सही उत्तर सी होगा। तो मकसद केवल आंसर सी बता देना नहीं होना चाहिए या फिर आपको सोच लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या देखना है, देखिए इस क्वेश्चन में संसाधनों के सृजन और विकास में आपके विद्यालय की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो कौन सा है? यह प्राकृतिक संसाधन बनाता है। क्या आप सोचते हैं नेचुरल रिसोर्सेस आपका स्कूल देता है? नहीं, एकदम नहीं देता है। नंबर बी देखिए, यह तटस्थ सामग्री को प्राकृतिक संसाधन में परिवर्तित करता है। नहीं, ये भी नहीं करता है ना। डी नंबर देखिए, इट डज नॉट क्रिएट कल्चरल रिसोर्सेस, यह प्राकृतिक संसाधन नहीं बनाता है। यह बनाता है ना, तो ये नहीं बनाता है अगर दिया हुआ है तो ये गलत हो गया है ना। तो यह मानव संसाधन के विकास का कारण बनता है। यस, इसीलिए सी ऑप्शन ही सही है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आप पढ़े हैं उस चीज़ को आपको यूज़ करना है, उसके एप्लीकेशंस को, उसके अंडरस्टैंडिंग को आपको बाहर निकालना है और उससे आप इस तरह के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को, बहुविकल्पीय प्रश्नों का समाधान करने में मदद मिलेगा। यह आप मत सोचिए कि केवल नेशनल अचीवमेंट सर्वे में ही आपको मदद मिलने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन आने वाले समय में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, नौकरी वाले एग्ज़ाम्स जब देंगे तो उस समय ये सारे क्वेश्चन ही आपको मदद करने वाला है। यही पैटर्न, यही थिंकिंग, यही एप्लीकेशंस आपको हेल्प करेगा। ठीक है, 2 नंबर को देखिएगा। यहाँ पर दिया गया प्राकृतिक संसाधनों में संसाधनों के सतत उपयोग के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं अपनाया जाता है। ठीक है, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप देखिए, विवेकपूर्ण कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग जिसको बोलते हैं, लैंड फिलिंग। तो आप तीनों लास्ट के तीनों को देख लीजिए। यह उपाय तो सतत जो उपयोग है उसमें तो होगा ही नहीं, है ना, होगा ही, यूज़ किया ही जाएगा, रिसाइकल किया जाएगा, रीयूज़ किया जाएगा, लैंड फिलिंग किया जाएगा, ये सारा चीज़। किंतु नहीं, कौन सा उपाय नहीं होगा? विवेकपूर्ण कम उपयोग, यही नहीं होगा। तो आप देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा ए। 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर में इंग्लिश और हिंदी दोनों देखते ही जाइए और समझते जाइए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। और अगर इसकी स्टडी पॉइंट से लिगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर बिल्कुल करना नहीं भूलिएगा। 3 नंबर में देखिए, कोई सहभागी वन संरक्षण का एक उदाहरण है। पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट कंजर्वेशन देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए, झूम की खेती, सामयिकी वानिकी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम। तो इस तरह से जो चारों ऑप्शन अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें पहला भी नहीं लग रहा है, दूसरा भी नहीं लग रहा है, चौथा भी नहीं लग रहा है।
किंतु सोशल फॉरेस्ट्री इसी में, सामाजिक वानिकी जो है इसी में क्या होगा, पार्टिसिपेटरी, सहभागी संभव है। इसीलिए सी ऑप्शन 3 का सही होगा। 4 नंबर देखिएगा, मेन क्रॉप ऑफ लेटराइट सॉइल, लेटराइट मिट्टी के मुख्य फसल है, कौन सा होगा? 4 नंबर में देखिए डी ऑप्शन, मूंगफली। ठीक है, तो जब आप पढ़ेंगे इसमें तो सभी प्रकार के मिट्टी जो होते हैं उसमें कौन कौन से मुख्य प्रकार के फसल उपजते हैं उसको आप तैयारी कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिए। 5 नंबर को देखिए, निम्नलिखित में से किसी बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज़ नदी घाटी परियोजना रिवर वैली प्रोजेक्ट्स का मुख्य उद्देश्य नहीं माना जाता है? देखिए, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, जल प्रदूषण को नियंत्रित करना, बाढ़ नियंत्रण। आप देखिए, जब मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स बनाया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ का ले लीजिए, तो इन सब से क्या होता है, जल विद्युत उत्पादन तो होता ही है ना, हाइडल इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, हाइडल पावर जनरेशन किया जाता है, सिंचाई भी की जाती है क्योंकि उससे पानी जाता है जहाँ पे सिंचाई करनी होती है खेतों में, बाढ़ पर नियंत्रण होता है। तो बचा कौन? सी नंबर, मतलब जल प्रदूषण को नियंत्रित करना संभव नहीं होता है इससे। तो इस तरह से आपको कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए अपनी जो सोचने की क्षमता है उसको यूज़ करते हुए आपको सही उत्तर को चुनना है। 6 नंबर को देखिएगा, 6 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है, मतलब नॉन मेटेलिक मिनरल। तो आप जब पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में तो मिनरल्स का क्लासिफिकेशन जब किया जाता है तो मेटेलिक धात्विक खनिज, मतलब मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल, अधात्विक खनिज और एनर्जी मिनरल, इस तरह से 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन मिनरल्स के की जाते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा हूँ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का, क्योंकि इसको समझ लेना आपको बहुत ज़रूरी है। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वे क्या करते हैं, मेटल को प्योर फॉर्म में देंगे, और जो नॉन मेटेलिक होगा वह मेटल्स कंटेन नहीं करते हैं, मेटल्स उसमें नहीं होता है। इसी तरह से और एक चीज़ समझना है कि जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं वे सेडिमेंट्री रॉक, परतदार चट्टानों से प्राप्त होगा, और वहीं मेटेलिक मिनरल्स हैं वे इग्नियस रॉक से प्राप्त होगा, आग्नेय चट्टान से प्राप्त होगा। ये साइनी होते हैं मेटेलिक, नॉन मेटेलिक क्या होंगे, साइनी नहीं होते हैं। तो यह अंतर आपको दिमाग में बैठा के रखना होगा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में जब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जितना भी है सबको आप देखकर समझ पा रहे होंगे। बॉक्साइट में आयरन, बॉक्साइट में आप देखते हैं एल्युमिनियम मिलता है, तो इस तरह से मैग्नेटाइट, चालकोपिराइट, तो ये सारे चीज़ आप पढ़ रहे हैं सब मेटल्स के हैं। केवल कोयला जो हो गया यह अधात्विक खनिज का उदाहरण होगा, तो कोल 6 का ए ऑप्शन सही होगा। 7 नंबर को देखिए, 7 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर पारंपरिक जैविक स्रोत का उदाहरण है? बायोटिक सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए बायोटिक, ये याद रखिएगा। नॉन कन्वेंशनल, तो नॉन कन्वेंशनल तो यहाँ पे आएगा ही, सारे आ जाएंगे, किंतु जब बायोटिक जब आएगा तो क्या आएगा, एनिमल एक्सक्रेटा आएगा, पशु का मलमूत्र आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बायोटिक। 8 नंबर को देखिएगा, एक उद्योग को आमतौर पर पूर्वी से पश्चिम भारत में स्थान परिवर्तन से गुजरा है, वह है, मतलब एक इंडस्ट्री है जो ज़्यादातर ईस्टर्न इंडिया में था और वेस्टर्न इंडिया की तरफ में शिफ्ट कर गया। तो सूती वस्त्र उद्योग नहीं, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग आप जानते हैं इस साइड में ही होता है, वेस्टर्न साइड में होता है, और खेती सूती की, कॉटन की काफ़ी ज़्यादा इधर ही होती है, पेट्रोकेमिकल भी नहीं होगा, है ना। ऑटोमोबाइल्स भी आप जानते हैं ईस्टर्न इंडिया में नहीं है, नहीं के बराबर ही है ना। तो बचा कौन, लोहा और इस्पात उद्योग, सी नंबर। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो देखिए आप
तो या दुर्गापुर या फिर इन सब जगहों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था, जमशेदपुर, है ना। तो यहाँ से शिफ्ट करता हुआ अभी वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी फैल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 9 आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और सोचेंगे कि नेशनल हाईवे इंडिया का जो लॉन्गेस्ट है वह ग्रैंड ट्रंक रोड है या फिर इसी तरह से कुछ दूसरा समझने लगेंगे। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि जो लॉन्गेस्ट NH नेशनल हाईवे इंडिया का है उसको NH7 भी कहते हैं या NH बाद में इसका नाम NH44 कर दिया गया, 44 कर दिया गया। इसको सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD मेंटेन करता है, देख रेख करता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो सबसे बड़ी जो नेशनल हाईवे है उसका सही ऑप्शन होगा यहाँ पर वाराणसी एंड कन्याकुमारी। बी ऑप्शन सही है, इसको टिक कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बनारस से लेकर कन्याकुमारी का जो प्रोजेक्ट था, जो नेशनल हाईवे बना है, वह सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया में अभी वर्तमान में है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के विभाजन से सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित था? ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया आपको याद होगा 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, बंगाल का विभाजन किया और इस कारण से क्या हुआ, जूट का उद्योग। बंगाल का जब विभाजन हो गया, इंडिया का जब विभाजन हो गया तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहा जूट की खेती। तो जूट का जो उद्योग है, जूट उद्योग काफ़ी अफेक्टेड रहा। इसके कारण से जूट सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में चला गया, जूट की जो खेती होती है। तो आपके पास सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 11 नंबर को देखिएगा। इसमें कौन सा वाहन परिवहन का सबसे पर्यावरण अनुकूल साधन है? तो इसमें आप देखकर ही समझ पा रहे हैं, नौका है ना। तो 11 का 1 नंबर होगा मैनुअली ऑपरेटेड बोट, एक मैनुअल रूप से संचालित नाव। क्योंकि एरोप्लेन या फिर पर्सनल कार या निजी कार हो या बस हो, इन सब से क्या होगा, पर्यावरण को तो दूषण होगा ही होगा, धुआं निकलेगा ही निकलेगा, है ना। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा 11 का 1 होगा। 12 नंबर देखिएगा। इसमें दिया गया यदि आप भारत में कॉफ़ी के बागान में हैं तो आप कहाँ पर होंगे? अवश्य होंगे दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत। तो कहाँ पे होंगे? दक्षिणी भारत में। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि पश्चिमी भारत बोलने से भारत को जब 4 भागों में लकीर से आप दिखाएंगे, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, तो उसमें दक्षिण भारत का भी हिस्सा कुछ पश्चिमी भारत में आ जाएगा। इसलिए आपको अप्रोप्रिएट ज़्यादा है दक्षिणी भारत, तो इसी को चूज़ कीजिएगा। 30 नंबर देखिए। 30 नंबर में दिया गया है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के लिए लागू नहीं है, उसको आपको बताना है। तो पूरा पढ़ लीजिए और इसमें जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए ध्यान से समझ लीजिए। स्रोत प्रवाह संसाधन या नवीनीकरण संसाधन है किसके? इसके स्रोत बोल के बताया जा रहा है, गैर पारंपरिक स्रोत के लागू नहीं होता है बोलकर इसको चूज़ करना है। इसके स्रोत आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन की पारंपरिक लागत अधिक होती है। एकदम सही बात है। इसका उत्पादन सीधे तौर पर पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं बनता है, यह भी सही है। तो आप देख रहे हैं बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर क्या है? संभव नहीं है, मतलब यह सब लागू हैं। लागू कौन सा नहीं है? ए नंबर, 13 का ए नंबर लागू नहीं है, तो आप ए को टिक कर लीजिएगा। 14 नंबर देखिएगा। इसमें आधिकारिक तौर पर संचार का वह माध्यम जो हाल के वर्षों में भारत में विस्तार के कारण बंद हो गया था, आधुनिक और सस्ते विकल्प का उपयोग है। तो यहाँ पे आपको बताना है मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो रिसेंट ईयर्स में इंडिया में बंद कर दिया गया। क्यों? थोड़ा हिंदी के रूपांतरण में थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा समझ लीजिएगा। क्या है इसमें? आधुनिक और सस्ते विकल्प के
विकास के कारण से जो कम्युनिकेशंस का, संचार का माध्यम था वह बंद हो गया है, ऐसा है क्वेश्चन। थोड़ा सुधार कर लीजिएगा 14 में। इसमें होना चाहिए आधुनिक और सस्ते विकल्प के कारण आधिकारिक तौर पर संचार का वह माध्यम जो हाल के वर्षों में भारत में बंद हो गया है, कौन सा है? तो वह टेलीग्राम है। आप जानते हैं टेलीग्राम के जरिए लेटर्स भेजा जाता था, उसमें वर्ड्स पर वर्ड्स के हिसाब से पैसा पोस्टल डिपार्टमेंट लेता था, है ना। तो यह, चूँकि आप जानते हैं कि काफ़ी सारा मॉडर्न और चीपर अल्टरनेटिव कम्युनिकेशंस का माध्यम आ चुका है, इस कारण से संभव टेलीग्राम को आगे बढ़ाना नहीं था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। तो 14 नंबर सही उत्तर है, आप उसको टिक कर लीजिए, 14 का डी नंबर। 15 नंबर देखिएगा, 15 नंबर में दिया गया तमिलनाडु में कोयम्बटूर दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सूती कपड़ा उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा इस उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है? कच्चे माल के रूप में कपास की उपलब्धता, तो सूती है तो कपास का होना तो जरूरी ही है ना, तो यह तो सही है। बिजली की पर्याप्त आपूर्ति, तो बिजली का भी होना बहुत ज़रूरी है, तो यह भी सही है। कम विकसित परिवहन और संचार प्रणाली, तो सी नंबर थोड़ा अजीब लग रहा है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। डी नंबर कपड़ों की भारी मांग, यस, कपड़ों की भारी मांग होगी तो सूती कपड़ा उद्योग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिजली की आपूर्ति चाहिए मशीनों को चलाने के लिए, कारखानों को चलाने के लिए, तो चाहिए ही चाहिए, कच्चे माल भी चाहिए। तो सी नंबर काफ़ी हद तक, देखिए इनके तुलना में सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर यही होगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं के बराबर है। ठीक है, 16 नंबर को देखते हैं। 16 नंबर को देख के समझ लीजिए, वाटर शेड मैनेजमेंट। ये वाटर शेड प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए 16 नंबर में वन्य संरक्षण सही है, शुष्क मौसम के दौरान पानी की आपूर्ति, पर्यटन उद्योग का विकास, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वाटर शेड मैनेजमेंट का, क्या होता है? ध्यान से देख के समझ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शुष्क मौसम के दौरान पानी की आपूर्ति वाला ही सोच सामने आएगा, किंतु आपको याद करके रखना है कि बहुत बार बच्चे ऐसे भी होंगे जो पर्यटन उद्योग का विकास को टिक कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि वास्तव में जब क्या होगा, वाटर सप्लाई जब ड्राई सीज़न होगा तो वाटर सप्लाई में हेल्प करेगा। पहाड़ी रीजन में क्या होता है, पहाड़ी प्रदेशों में क्या होता है, जैसे दार्जिलिंग में पर जब गर्मी का मौसम आ गया तो उसमें पानी की कमी हो जाती है, पानी की किल्लत हो जाती है, तो पानी का सप्लाई किया जाता है। तो अगर वाटर शेड मैनेजमेंट नहीं होगा तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन बी नंबर सही है। 17 नंबर को देखिएगा, आपके पास में देखिए 17 नंबर में इंग्लिश का क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, बार डायग्राम दिया गया है और बार डायग्राम 2015-16 के लिए दिखाया गया है। इस टेबल की मदद से गेहूं, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स के बारे में दिया गया है। तो आप इसके हिसाब से कौन सा बार ग्राफ सही है उसको आपको चूज़ करना है, सबसे उपयुक्त कौन सा इन आंकड़ों को दिखाने के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा बी ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि पल्सेस सबसे कम है, देख लीजिए 16 है, उससे ज़्यादा कौन है, ऑयल सीड्स है तिलहन, उसके बाद में मेज है, उसके देखिए उसके बाद में वीट देखिए 92। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। तो आपका ऑब्जर्वेशन भी सही होना चाहिए कि हाँ किसका ग्राफ ज़्यादा होगा उसको आप दिखा पाएँ। तो बार ग्राफ से आप बता सकते हैं कि किस तरह से कृषि किसके लिए कितना रहा है। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज का। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे इंडिया का मैप और इसमें 2 एरिया दिखाया गया है जहाँ पर क्रॉप हो रहे हैं उसको दर्शाया गया है। अब आपको इन क्रॉप्स का नाम बताना है।
देखिए एक क्रॉप जो है वो फाइबर क्रॉप है और दूसरा क्रॉप जो दिखाया गया है ईस्टर्न इंडिया में वह है प्लांटेशन क्रॉप। ध्यान से देख लीजिएगा। आप जानते होंगे फाइबर क्रॉप में कॉटन, जूट, नेचुरल सिल्क आते हैं। वहीं प्लांटेशन क्रॉप में कॉफ़ी, टी, रबर, कोकोनट, ठीक है, ये सारे चीज़ सब आते हैं। तो आप देख लीजिए ईस्टर्न इंडिया में, पूर्वी भारत में चाय की खेती होती है और फाइबर क्रॉप के रूप में पंजाब वाले इलाके में जो दिखाया गया है उसमें आप देखकर समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कॉटन की खेती होती है। तो चाय और कॉटन, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन लेता हुआ आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर देख पा रहे होंगे। हिंदी वर्जन का डायग्राम भी देख पा रहे होंगे और इसमें से आपको चुनना है। देखिए तो कपास और चाय हो रहा है, कॉटन एंड टी, तो डी ऑप्शन एग्जैक्टली सही दिख रहा है। सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का ज्योग्राफी एमसीक्यू अडेप्टेशन पैकेज वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वेट करते रहिएगा। और भी प्रैक्टिस पेपर इसकी स्टडी पॉइंट 2017 का लाने जा रहा है, उसको ज़रूर देखकर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के वेबसाइट पर भी जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल वहाँ पर भी उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।